लाओ त्सु प्राचीन चीन के एक महान दार्शनिक और संत थे, जिनके बारे में माना जाता है कि वे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 6th सेंचुरी BCE में रहे थे। वे अपनी प्रसिद्ध और काव्यात्मक किताब ताओ ते चिंग के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। लाओ त्सु को ताओवाद, ताओइज्म का संस्थापक माना जाता है, एक ऐसा दर्शन जो हमें जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के साथ तालमेल बिठाकर जीना सिखाता है। ताओवाद कोई कठोर नियम या रूढ़िवादी मान्यता नहीं है, यह जीवन से लड़ने के बजाय उसके साथ बहना सिखाता है। ताओवाद के केंद्र में एक विचार है जिसे ताओ द टाओ कहा जाता है, जिसका अर्थ है रास्ता या मार्ग। ताओ इस ब्रह्मांड का प्राकृतिक प्रवाह है। ये वही तरीका है जिससे नदियां बहती हैं, मौसम बदलते हैं और प्रकृति की हर चीज बिना किसी जबरदस्ती के बेहद सहजता से एक साथ काम करती है। लाओ त्सु ने देखा कि जब भी हम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, चाहे परिणामों से चिपककर हो, बदलाव का विरोध करके हो या उन चीजों के पीछे भागकर हो जो हमारे लिए बनी ही नहीं है, तो हम केवल तनाव और संघर्ष को जन्म देते हैं। इसलिए उन्होंने एक अलग रास्ता सिखाया, जीवन को छोड़ना, लेट गो, उसके प्रवाह पर भरोसा करना और सही समय आने पर कदम उठाना। यहीं पर जन्म होता है वू वेई का। वू वेई का अर्थ है सहज क्रिया, एफर्टलेस एक्शन। इसका मतलब अकर्मण्यता या आलस नहीं है, बल्कि एक ऐसा कार्य है जो पानी की तरह स्वाभाविक रूप से बहता है। पानी कभी भी बाधाओं से लड़ता नहीं है, वो उनके आसपास से रास्ता बना लेता है। वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को सींचता है और बिना किसी जबरदस्ती के सबसे आसान रास्ता ढूंढ लेता है। जब हम जीवन के साथ जबरदस्ती करना बंद कर देते हैं, तो हम चीजों को स्वाभाविक रूप से होने के लिए जगह देते हैं। हम उन चीजों के पीछे भागकर अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं जो हमारे लिए नहीं है। हम वर्तमान क्षण में शांति पाते हैं और हमें ये विश्वास होने लगता है कि जीवन का अपना एक समय टाइमिंग है और अक्सर ये हमारी कल्पना से भी कहीं बेहतर होता है। यही लाओ त्सु की वो शाश्वत बुद्धिमानी है जो आज 2500 साल बाद भी उतनी ही शक्तिशाली है जितनी तब थी। तो आज के इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि जीवन के साथ जबरदस्ती करना क्यों कभी काम नहीं करता और इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए, वो भी ताओवाद के बेहद शांत और समझदार दृष्टिकोण से। 1. धीमे हो जाओ और निरीक्षण करो। स्लो डाउन एंड ऑब्जर्व। लाओ त्सु कहते हैं, क्या आपके पास तब तक रुकने का धैर्य है जब तक कि आपकी मिट्टी नीचे न बैठ जाए और पानी साफ न हो जाए? क्या आप तब तक स्थिर रह सकते हैं जब तक कि सही कदम अपने आप सामने न आ जाए? लाओ त्सु हमें सलाह देते हैं कि काम करने से पहले हमें देखना सीखना होगा और स्पष्ट रूप से देखने के लिए हमें धीमे होना पड़ेगा। ज्यादातर समय हम जीवन में भाग रहे होते हैं, एक काम के बाद दूसरा काम, एक बातचीत के बाद दूसरी बातचीत। हम यह जानने से पहले ही प्रतिक्रिया रिएक्ट दे देते हैं कि हम किस बात पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। किसी ने कुछ कहा और हम भड़क गए, कोई ईमेल आया और हमने तुरंत जवाब दे दिया, हमें कुछ महसूस हुआ, थोड़ी सी झुंझलाहट या डर का एक झटका, और हम उसी के बहाने अपना अगला कदम उठा लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर इन सब से पहले हम बस एक पल के लिए रुकें? एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप ऑफिस में एक मीटिंग में हैं। कोई आपके उस प्रोजेक्ट की आलोचना करता है जिस पर आपने घंटों मेहनत की है। वो कहता है कि इसे बेहतर और अधिक कुशलता से किया जा सकता था, और वो आपकी हर छोटी गलती को गिनाने लगता है। तुरंत आप अपने सीने में एक जकड़न महसूस करते हैं। आपका दिमाग दौड़ने लगता है, तारांकन, ये मेरे काम की इज्जत नहीं करते, ये मुझ पर हमला कर रहे हैं, ये नाइंसाफी है। बिना सोचे समझे आप उनकी बात काटते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था और आपने खुद साफ निर्देश नहीं दिए थे। बात बढ़ जाती है। वे अपनी बात का बचाव करते हैं, आप अपनी बात का। पूरी मीटिंग तनावपूर्ण हो जाती है और आप गुस्सा, अपमानित और निराश महसूस करते हुए वहां से निकलते हैं। बाद में आप उस पल को अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं और अधिक से अधिक परेशान होते जाते हैं। आपका पूरा दिन भारी हो जाता है और आप वही नकारात्मक ऊर्जा अपने बाकी कामों में भी ले जाते हैं। ये तब होता है जब हम बिना पूरा सच देखे केवल आवेग और भावनाओं में आकर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। अब इसी स्थिति को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। वही स्थिति है, आप मीटिंग में हैं और कोई आपके प्रोजेक्ट की आलोचना करता है। आपकी पहली प्रवृत्ति वही है, सीने में वही खिंचाव, खुद का बचाव करने की वही तीव्र इच्छा। लेकिन इस बार आप रुकते हैं, यू पॉज। आप उस जकड़न को महसूस करते हैं, आलोचना को सुनते हैं, लेकिन आप एक गहरी सांस लेते हैं। आप सोचते हैं, तारांकन ठीक है, वे अपना दृष्टिकोण साझा कर रहे हैं, ये व्यक्तिगत नहीं है, भले ही ऐसा महसूस हो रहा हो। मुझे जवाब देने से पहले पूरी बात सुन लेनी चाहिए। आप एक पल के लिए शांत रहते हैं, फिर शांति से कहते हैं, तारांकन, फीडबैक के लिए धन्यवाद। क्या आप मुझे ये समझने में मदद कर सकते हैं कि आप इसे अलग तरीके से कैसे देखना चाहते थे?
ये छोटा सा कदम पूरी बातचीत का रुख बदल देता है। सामने वाला व्यक्ति अपनी बात को साफ करता है और आप बिना खुद का बचाव किए बातचीत में शामिल रहते हैं। आप मीटिंग से समझदारी की भावना के साथ बाहर निकलते हैं और शायद आपके पास आगे बढ़ने का एक अवसर भी होता है। तनाव गायब हो जाता है और आप अपने बाकी के दिन में एक हल्की और सकारात्मक ऊर्जा लेकर जाते हैं। वो छोटा सा ठहराव, पॉज, जागरूकता का वो एक पल एक खाली जगह स्पेस बनाता है और उस जगह में आपके पास एक विकल्प, चॉइस होता है। धीमे होने का मतलब सब कुछ बंद करना या बहुत ज्यादा सोचना, ओवरथिंकिंग नहीं है। ये तुरंत प्रतिक्रिया देने के आवेग से एक कदम पीछे हटना है ताकि आपके दिमाग को एक शांत और स्थिर स्थिति में आने का मौका मिल सके। इसे अपने विचारों के लिए एक गहरी सांस की तरह समझें जो उन्हें नीचे बैठने की अनुमति देती है ताकि आप स्थिति को पूरी स्पष्टता से देख सकें। जब आप प्रतिक्रिया देने के लिए जल्दबाजी नहीं कर रहे होते तो आप खुद से पूछ सकते हैं, तारांकन, क्या ये वास्तव में सच है? यहाँ असल में क्या हो रहा है? अगर मैं तुरंत किसी नतीजे पर न पहुंचूं तो मैं यहाँ क्या देख सकता हूँ? धीमे होने का मतलब है कम चीजें करना ताकि आप वो कर सकें जो सबसे ज्यादा मायने रखता है और उसे बेहतरीन तरीके से कर सकें। ये आपके आसपास और आपके भीतर हो रही चीजों को नोटिस करना है, जैसे किसी की आवाज, जमीन पर आपके पैरों का एहसास, आपके फेफड़ों में आती जाती हवा या आपके भीतर से गुजरा हुआ वो एक भावना का झटका। ध्यान देने की ये सरल क्रिया सब कुछ बदल देती है। जब आप शांत होते हैं तो आपके कार्य तनाव या आदत से नहीं बल्कि एक स्पष्ट और स्थिर उपस्थिति से आते हैं। जैसा कि ताओवादी कहते हैं, स्थिरता ही कर्म की जड़ है। जब आप देखने, सुनने और महसूस करने के लिए पर्याप्त शांत होते हैं तो आप अधिक बुद्धिमानी से काम करते हैं, अधिक उद्देश्य के साथ बोलते हैं और दयालुता के साथ जवाब देते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको तुरंत रिएक्ट करने की इच्छा हो तो बस रुक जाएं। एक सांस लें, उस पल को महसूस करें, आसपास की आवाजें, ऊर्जा और हवा, सब कुछ शांत होने दें और उस शांत जमीनी जगह से अपना अगला कदम उठाएं। 2. नियंत्रण की इच्छा को छोड़ दो। लेट गो ऑफ कंट्रोल। लाओ त्सु के शब्दों में, सब कुछ छोड़ देने से ही सब कुछ हो जाता है। दुनिया को वही जीतते हैं जो इसे छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप बार बार कोशिश, जबरदस्ती करते हैं तो दुनिया जीतने की सीमा से बाहर हो जाती है। ताओवाद के अनुसार आप जीवन को अपने तरीके से चलाने के लिए जितनी अधिक जबरदस्ती करेंगे, ये उतना ही कठिन होता जाएगा। जरा हाथ में रेत की एक मुट्ठी पकड़ने के बारे में सोचें। इसे बहुत कसकर पकड़ेंगे तो ये आपकी उंगलियों के बीच से फिसल जाएगी। यही तब होता है जब आप हर छोटी बात को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। आपका करियर, आपके रिश्ते या ये कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं। आप जितना कसकर पकड़ेंगे उतना ही अधिक आप खो देंगे। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सफलता का मतलब है और अधिक मेहनत करना और अधिक योजना बनाना और हर छोटी चीज को अपने नियंत्रण में रखना। हम मानते हैं कि यदि हम काफी कोशिश करें तो हम जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकते हैं। इसलिए हम चिपक जाते हैं, रिश्तों को काम करने के लिए मजबूर करते हैं, नौकरियों को लेकर तनाव लेते हैं और हर चीज को परफेक्ट तरीके से संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ सच ये है, आप जितना अधिक पकड़ेंगे जीवन उतना ही अधिक विरोध करेगा। दबाव बढ़ता है, निराशा बढ़ती है और वही चीज जिसे आप चाहते हैं वो आपसे दूर चली जाती है। यही अत्यधिक नियंत्रण का जाल है जो जीवन को वास्तव में जितना होना चाहिए उससे कहीं अधिक कठिन बना देता है। लेकिन एक बात साफ कर लें, नियंत्रण छोड़ देने, लेटिंग गो का मतलब ये नहीं है कि आप हार मान लें। इसका मतलब आलसी होना या हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है। इसका मतलब है अपना हिस्सा पूरा करना, जहां आप कर सकते हैं वहां कदम उठाना और बाकी सब कुछ नियंत्रित करने की इच्छा को छोड़ देना। तो आपको वास्तव में क्या नियंत्रित करना बंद कर देना चाहिए? आपके प्रयासों का परिणाम, आउटकम। आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं, लेकिन परिणाम हमेशा आपके हाथ में नहीं होता। दूसरे लोगों की भावनाएं और विकल्प। आप किसी को अपने से प्यार करने या अपनी मर्जी से काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। जीवन का समय, टाइमिंग, चीजें तब होती हैं जब वे तैयार होती हैं, तब नहीं जब आप उनकी मांग करते हैं। बदलाव, चेंज। जीवन हमेशा बदल रहा है और इसका विरोध करना केवल दुख को जन्म देता है। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को मैसेज कर रहे हैं जिसे आप पसंद करते हैं। वे जल्दी जवाब नहीं देते और अचानक आपका दिमाग सोचने लगता है, तारांकन, क्या वे रुचि खो रहे हैं? क्या मुझे फिर से मैसेज करना चाहिए? आप स्थिति को नियंत्रित करने की इच्छा महसूस करते हैं, लेकिन क्या हो अगर आप इसे छोड़ दें? क्या हो अगर आप यह विश्वास करें कि यदि वे सही व्यक्ति हैं तो वे वापस आएंगे? अगर वे नहीं आते हैं तो शायद वे आपके लिए बने ही नहीं थे और ये भी पूरी तरह से ठीक है। तो अगली बार कुछ ऐसा आजमाएं। जब भी आप खुद को किसी व्यक्ति, योजना या अपने भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा परेशान या कसकर पकड़ते हुए पाएं तो रुकें और खुद से पूछें, 1. अगर मैं इस नियंत्रण को छोड़ दूं तो सबसे बुरा क्या हो सकता है?
2 और अगर मैं इसे छोड़ दूं तो मेरे लिए कौन से नए रास्ते खुल सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप किसी महत्वपूर्ण मैसेज के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, शायद किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे आप पसंद करते हैं या किसी नौकरी के अवसर से। आप दोबारा मैसेज करने या फॉलो अप करने की इच्छा महसूस करते हैं। आप चिंतित हैं, तारांकन क्या होगा अगर वे भूल गए? क्या होगा अगर उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है? तभी आप रुकते हैं और पूछते हैं, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो सबसे बुरा क्या होगा? शायद वो व्यक्ति जवाब नहीं देगा, शायद वो नौकरी नहीं मिलेगी। इससे थोड़ा दर्द जरूर हो सकता है, लेकिन आप फिर भी ठीक रहेंगे। अब पूछें, अगर मैं इस इच्छा को छोड़ दूं तो क्या नया रास्ता खुल सकता है? आप खुद को अंतहीन चिंता से मुक्त कर लेंगे। आप पीछे न भागकर या जबरदस्ती न करके अपना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दिखाएंगे, और शायद उन्हें स्पेस देकर सामने वाला व्यक्ति जवाब देने के लिए अधिक आकर्षित महसूस करे। या फिर यदि वे जवाब नहीं देते हैं तो ये आपके जीवन में किसी बेहतर व्यक्ति या अवसर के आने का रास्ता खोल देता है। अक्सर जब आप चीजों के साथ जबरदस्ती करना बंद कर देते हैं तो वे आपकी उम्मीद से कहीं बेहतर तरीके से सुलझ जाती हैं। इसलिए अपनी पकड़ को ढीला करें, प्रक्रिया पर भरोसा करें और अपने जीवन को वहां ले जाने दें जहां आपको जाना है। 3 स्थिति के साथ तालमेल बिठाकर काम करो। एक्ट इन हार्मनी विद द सिचुएशन। लाओ त्सु के अनुसार, जब कुछ भी जबरदस्ती नहीं किया जाता है तो कुछ भी अधूरा नहीं रहता है। जब कोई समस्या आती है या कुछ अप्रत्याशित होता है तो हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। हम उसे ठीक करने, नियंत्रित करने या उसे अपने तरीके से मोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन अक्सर ये चीजों को और बिगाड़ देता है। हम बहुत जल्दी किसी समाधान के लिए जबरदस्त करते हैं या हम ऐसा कदम उठाते हैं जो स्थिति के अनुकूल नहीं होता। यह उस दरवाजे को धक्का देने जैसा है जिसे खींचने की जरूरत है। आप कड़ी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन यह गलत दिशा में लगाया गया प्रयास है। ताओवाद एक अलग रास्ता सिखाता है। चीजों को मजबूर करने के बजाय अपने कार्यों को स्थिति के अनुसार स्वाभाविक रूप से उभरने दें। धक्का मत दो, जल्दबाजी मत करो, जो हो रहा है उससे लड़ो मत। रुको, देखो, फिर खुद से पूछो, यहां स्वाभाविक रूप से अगला कदम क्या है? इस पल में सबसे सरल, सबसे स्वाभाविक चीज मैं क्या कर सकता हूं? वो नहीं जो मुझे लगता है कि मुझे करनी चाहिए, वो नहीं जो मैं चाहता हूं, बल्कि वो जो ये पल मुझसे मांग रहा है। इसे इस तरह सोचें, नदी पर तैरते हुए एक पत्ते की कल्पना करें। वो धारा के विपरीत तैरने की कोशिश नहीं करता, वह नदी के बहाव से बहस नहीं करता, वो पानी के प्रवाह के साथ चलता है, कभी तेज कभी धीमा। वह उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है जो नदी कर रही है। हम जीवन को इसी तरह जी सकते हैं। आइए इसे कुछ उदाहरणों से और वास्तविक बनाते हैं। यदि आप किसी से बात कर रहे हैं और वे परेशान दिख रहे हैं तो आप अपनी बात साबित करने के लिए खुद का बचाव करने की इच्छा महसूस कर सकते हैं, लेकिन शायद वो स्थिति आपसे बात करने के बजाय सुनने की मांग कर रही है। वहां स्वाभाविक कदम शांत रहना और उन्हें स्पेस देना हो सकता है। यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आप खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं तो आपकी प्रवृत्ति बार बार प्रयास करने की हो सकती है, लेकिन शायद वो पल आपसे थोड़ा पीछे हटने, ब्रेक लेने या अपने दृष्टिकोण को बदलने की मांग कर रहा है। अगर कोई आपकी बनाई योजना को कैंसिल कर देता है तो उन्हें 5 बार मैसेज करने या ये सोचने के बजाय कि इसका क्या मतलब है, शायद सबसे अच्छी बात यह है कि इसे जाने दें और देखें कि आगे क्या होता है। ये रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्ट करने का मतलब है कि आप बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं, अक्सर डर, निराशा या आदत के कारण। रिस्पॉन्ड करने का मतलब है कि आप एक पल लेते हैं और खुद से पूछते हैं कि यहाँ सही कदम क्या है और फिर वही करते हैं। इस तरह आप स्थिति को महसूस करेंगे, उसे साफ देखेंगे और फिर उस तरीके से काम करेंगे जो उसके अनुकूल हो। कभी कभी स्थिति कदम उठाने की मांग करती है तो आप कदम उठाते हैं। कभी कभी ये धैर्य की मांग करती है तो आप इंतजार करते हैं। जीने का ये तरीका जीवन से लड़ने का नहीं बल्कि उसके साथ बहने का है। आप काम करना बंद नहीं करते, आप सही समय पर सही तरीके से काम करते हैं। 4 पीछा मत करो, डोंट चेस। लाओ त्सु का कथन है, जो बहुत तेजी से आगे भागता है वो दूर तक नहीं जा पाता। आप कुछ चाहते हैं, एक नई नौकरी, एक रिश्ता, एक अवसर, और आप उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। आप दिन रात भागते हैं, कड़ी कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। आप लोगों तक पहुंचते हैं, फॉलो अप करते हैं और कभी कभी आप लोगों को खुद से दूर भी धकेल देते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा में एक हताशा या छटपटाहट दिखाई देती है। लेकिन ताओवाद कुछ अलग सिखाता है। आपको हर चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपको अवसरों, लोगों या परिणामों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप जीवन में रिलैक्स रह सकते हैं और अच्छी चीजों को अपने समय पर अपने पास आने दे सकते हैं। एक क्लासिक उदाहरण लेते हैं। आप नौकरी की तलाश में हैं। आप एप्लीकेशन भेजते हैं
और आप इसे इतनी शिद्दत से चाहते हैं कि आप हर 5 मिनट में अपना ईमेल चेक करना बंद नहीं कर पाते। और पहली कुछ चेक्स के बाद आप चिंता करने लगते हैं, तारांकन, क्या उन्हें मेरा रिज्यूमे मिला? क्या मुझे एक फॉलोअप भेजना चाहिए? क्या होगा अगर मुझे ये नहीं मिला? आप हर उस रास्ते के पीछे भागने की इच्छा महसूस कर सकते हैं जो आपके लिए सही भी नहीं है। लेकिन क्या हो अगर आप अपनी इस ऊर्जा को बदल दें? क्या हो अगर आप अपना काम करें, उन नौकरियों के लिए आवेदन करें जिनके साथ आप वास्तव में जुड़ाव महसूस करते हैं, और फिर परिणाम को छोड़ दें? क्या हो अगर आप ये भरोसा रखें कि सही अवसर आपके पास तब आएगा जब समय सही होगा? या रिश्तों के बारे में सोचें। आप किसी में रुचि रखते हैं और आप बार बार मैसेज करने, योजनाएं बनाने, उनका ध्यान खींचने की आवश्यकता महसूस करते हैं, लेकिन कभी कभी यही ऊर्जा लोगों को दूर धकेल देती है। क्या हो अगर आप बस शांत हो जाएं, अपनी रुचि दिखाएं, हाँ, लेकिन उन्हें आपकी ओर आने के लिए स्पेस दें। अगर ये होना है तो ये होगा, अगर नहीं तो भी आप ठीक रहेंगे। यही संतुलन है। उपलब्ध रहें लेकिन हताश नहीं। अपना काम करें, जब स्वाभाविक हो तब कदम उठाएं, लेकिन सीमा से बाहर जाकर जबरदस्ती मत करें। जीवन को अपनी समय सीमा, टाइमलाइन पर चलने के लिए मजबूर न करें। आपको इसी ऊर्जा को विकसित करना है, जड़ों से जुड़ा हुआ, शांत, वर्तमान में रहने वाला, पीछा न करने वाला बल्कि स्वीकार करने के लिए खुला रहने वाला। अगली बार जब आपको किसी अवसर, व्यक्ति या परिणाम का पीछा करने की तीव्र इच्छा महसूस हो तो रुकें और खुद से पूछें, तारांकन, क्या मैं इसके साथ जबरदस्ती कर रहा हूं? इसके बजाय रिलैक्स होना और भरोसा करना कैसा महसूस कराएगा? बसंत ऋतु कभी जल्दबाजी नहीं करती। फूल तभी खिलते हैं जब उनका समय होता है। फल तभी पकते हैं जब वे तैयार होते हैं। आप एक सेब को तेजी से बढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप केवल बीज बो सकते हैं, उसे पानी दे सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं। यही वू वेई की बुद्धिमानी है, जीवन का पीछा करने के बजाय उसे अपने पास आने देना। 5. इच्छाओं को वास्तविकता के साथ संरेखित करो। अलाइन डिजायर विद रियलिटी। लाओ त्सु ने एक बार लिखा था, जो जीवन के प्रवाह के साथ बहते हैं वे जानते हैं कि उन्हें किसी अन्य बल की आवश्यकता नहीं है। चीजों को चाहना मानवीय स्वभाव है। आप प्यार चाहते हैं, आप सफलता चाहते हैं, आप खुशी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जीवन एक निश्चित तरीके से चले। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इच्छा होना जीवित होने का एक हिस्सा है। लेकिन समस्या यहाँ से शुरू होती है, जब आपकी इच्छा उस चीज से टकराती है जो वास्तव में अभी इस पल में हो रही है। जब आप चाहते हैं कि कोई चीज एक निश्चित तरीके से, एक निश्चित समय पर हो और जीवन उससे मेल नहीं खाता, तो यहीं से दुख का जन्म होता है। आप इसलिए दुखी नहीं हैं क्योंकि जीवन अनुचित है, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि आपका दिमाग वास्तविकता से लड़ रहा है। उदाहरण के लिए, आप चाहते हैं कि कोई रिश्ता तेजी से आगे बढ़े, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को और समय चाहिए। आप अभी प्रमोशन चाहते हैं, लेकिन समय सही नहीं है। आप चाहते हैं कि जीवन अलग हो, लेकिन वैसा नहीं है। आप खुद को 2 हिस्सों में बटा हुआ महसूस करते हैं। एक तरफ वो जो आप चाहते हैं कि हो, और दूसरी तरफ वो जो वास्तव में है। और ये आंतरिक युद्ध आपकी ऊर्जा को सोख लेता है, आपके दिमाग को धुंधला कर देता है और आपको फंसा हुआ महसूस कराता है। यहाँ ताओवाद की बुद्धिमानी काम आती है। अपनी इच्छाओं को वास्तविकता के साथ मिला लें। जो नहीं हो रहा है उसकी इच्छा कम करें, जो हो रहा है उसकी इच्छा और स्वीकार्यता बढ़ाएं। मान लीजिए कि आप एक ऐसी नौकरी में हैं जो आपकी ड्रीम जॉब नहीं है। अपनी पूरी ऊर्जा ये सोचने में बर्बाद करने के बजाय कि आप कहीं और होते, क्या आप ये देख सकते हैं कि अभी यहाँ क्या है? आपके सामने कौन से अवसर खुल रहे हैं? इस पल से आप क्या सबक सीख सकते हैं? क्या आप इस अनुभव के लिए आभार महसूस कर सकते हैं, भले ही ये परफेक्ट ना हो? और साफ कहूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लक्ष्यों को छोड़ दें। इसका मतलब भविष्य की ओर बढ़ते हुए वर्तमान को पूरी तरह से स्वीकार करना है। एक और उदाहरण, आप सिंगल हैं और आप एक पार्टनर चाहते हैं। यह एक स्वाभाविक इच्छा है, लेकिन अगर आप लगातार ये चाह रहे हैं कि आप एक रिश्ते में होते, अपने जीवन की तुलना दूसरों से कर रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि जब कोई मिल जाएगा तभी आप खुश होंगे, तो अब आप खुद के लिए दुख पैदा कर रहे हैं। इसके बजाय क्या आप उसकी इच्छा कर सकते हैं जो अभी यहाँ है? क्या आप अपनी आज की आजादी, अपने समय, अपने दोस्तों और अपनी व्यक्तिगत ग्रोथ की कद्र कर सकते हैं? इन पलों में खुद से पूछने के लिए सबसे मुख्य सवाल ये है, क्या मैं उसकी इच्छा कर रहा हूं जो अभी नहीं हो रहा है, या क्या मैं अपनी इच्छा को उस चीज की तरफ मोड़ सकता हूं जो अभी इस पल में सामने आ रही है? जब आप ऐसा करते हैं तो आप आंतरिक संघर्ष को कम करते हैं। आप जीवन से लड़ना बंद कर देते हैं और आप उसके साथ बहना शुरू कर देते हैं। ये एक लहर पर सर्फिंग करने जैसा है। अगर आप लहर से लड़ेंगे तो आप गिर जाएंगे, लेकिन अगर आप उस पर सवार हो जाते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में बहते हैं जहां वो जा रही है। 6. पानी की तरह ढलना सीखो। अडैप्ट लाइक वाटर। लाओ त्सु का मानना था कि
सर्वोच्च अच्छाई पानी की तरह है। पानी सभी 10,000 चीजों को जीवन देता है और संघर्ष नहीं करता। ये उन जगहों पर बहता है जिन्हें लोग अस्वीकार कर देते हैं और इसलिए ये ताव की तरह है। पानी प्रकृति की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है और फिर भी ये कभी जबरदस्ती नहीं करता। ये धक्का नहीं देता, ये संघर्ष नहीं करता, ये बस बहता है। जब पानी किसी चट्टान से मिलता है तो वो उसे तोड़ने या उससे लड़ने की कोशिश नहीं करता। वो उसके आसपास से, उसके ऊपर से, उसके नीचे से बह जाता है। आगे बढ़ने का जो भी सबसे आसान रास्ता होता है उसे ढूंढ लेता है। वो जिस भी चीज को छूता है उसे जीवन देता है, धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ता है और जिस भी आकार या जगह में प्रवेश करता है उसी के अनुकूल ढल जाता है। यही बुद्धिमानी ताओवाद हमें सिखाता है, पानी की तरह बहो। जब आप जीवन में बाधाओं का सामना करते हैं, चुनौतियां, देरी, संघर्ष, निराशाएं, तो आप क्या करते हैं? हम में से कई लोग तनाव में आ जाते हैं, विरोध करते हैं और अपना रास्ता बनाने के लिए जबरदस्ती करते हैं। हम समस्या के खिलाफ धक्का देते हैं, ये सोचते हुए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप जितना अधिक विरोध करते हैं उतना ही अधिक फंसा हुआ महसूस करते हैं। ये एक दीवार को धक्का देने जैसा है, आप बस खुद को थका देते हैं। पानी हमें एक अलग रास्ता दिखाता है। बाधा से लड़ने के बजाय रास्ता ढूंढो, जबरदस्ती करने के बजाय ढलना सीखो। तो जब जीवन आपकी ओर कुछ अप्रत्याशित फेंके तो खुद से पूछें, तारांकन यहाँ मेरे लिए क्या रास्ता या अवसर है? मैं विरोध करने के बजाय खुद को कैसे बदल सकता हूँ? उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप नौकरी का एक ऐसा अवसर खो देते हैं जिसे आप वास्तव में चाहते थे। घबराने या ये सोचने के बजाय कि ये ठीक नहीं हुआ, आप रुक सकते हैं और पानी की तरह बह सकते हैं। शायद कोने के आसपास कोई दूसरा अवसर आपका इंतजार कर रहा है जिस पर आपने पहले ध्यान नहीं दिया था। शायद ये रुकने, सीखने या कोई अलग रास्ता आजमाने का पल है। या कल्पना कीजिए, आप एक रिश्ते में हैं और आपके पार्टनर को थोड़े स्पेस की जरूरत है। आपकी प्रवृत्ति और कसकर पकड़ने, जवाब मांगने या ध्यान खींचने की हो सकती है, लेकिन पानी कभी चिपकता नहीं है। वो स्पेस देता है, ढल जाता है और चीजों को स्वाभाविक रूप से चलने देता है। क्या आप उन्हें स्पेस दे सकते हैं, गहराई से सुन सकते हैं और रिश्ते को बिना किसी जबरदस्ती के आगे बढ़ने दे सकते हैं? जब आप पानी की तरह बहना सीख जाते हैं तो कुछ जादुई होता है। आप लचीले, फ्लेक्सिबल बन जाते हैं, बिना टूटे झुकने में सक्षम। आप लचीले और मजबूत बन जाते हैं, धक्कों से उबरने में सक्षम। और आप अधिक शांति महसूस करते हैं क्योंकि अब आप जीवन से नहीं लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परवाह करना या अपना सर्वश्रेष्ठ देना बंद कर दें। इसका मतलब है नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ देना और जीवन के प्राकृतिक प्रवाह पर भरोसा करना। अगली बार जब कोई चीज कठिन या फंसी हुई लगे तो रुकें और पूछें, तारांकन यहाँ आगे बढ़ने का सबसे आसान रास्ता क्या है? मैं पानी की तरह कैसे झुक सकता हूँ, ढल सकता हूँ या शांत हो सकता हूँ? पानी की तरह बहने का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं। वास्तव में पानी पहाड़ों को काट देता है, घाटियां बना देता है और जीवन को बनाए रखता है। वो इसलिए मजबूत है क्योंकि वो कोमल है। वो इसलिए टिका रहता है क्योंकि वो लचीला है। जब आप इस तरह जीते हैं तो आप पाएंगे कि आप चुनौतियों को अधिक सहजता, गरिमा और शांति से पार कर लेते हैं और जीवन बहुत अधिक सुंदर हो जाता है। 7. परिणामों से मोह छोड़ना सीखो। प्रैक्टिस डिटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट्स। इस वीडियो के लिए लाओ त्सु के हमारे आखिरी विचार में वे कहते हैं, अपना काम करो फिर पीछे हट जाओ। शांति का यही एकमात्र रास्ता है। यही वू वेई का सार है। बिना किसी मोह के काम करना, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना, लेकिन फिर परिणाम की इच्छा को छोड़ देना। हम में से अधिकांश लोग इसके साथ संघर्ष करते हैं। हम जो परिणाम चाहते हैं उसे पाने के लिए खुद पर बहुत अधिक दबाव डालते हैं। आप कड़ी पढ़ाई करते हैं इसलिए आपको टॉप ग्रेड ही मिलना चाहिए। आप नौकरी के लिए आवेदन करते हैं इसलिए आपको ऑफर मिलना ही चाहिए। आप एक डेट पर जाते हैं इसलिए उन्हें आपको पसंद करना ही चाहिए। जब आप परिणाम से जुड़ जाते हैं तो आपका दिमाग घूमने लगता है। तारांकन, क्या होगा अगर ये काम नहीं किया? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर वे मुझे पसंद नहीं करते? ये मोह तनाव पैदा करता है। यह आपको चिंतित, निराश और भयभीत बनाता है। और विडंबना ये है कि आप परिणाम को जितना कसकर पकड़ते हैं, आप उतना ही अपने रास्ते में खुद बाधा बन जाते हैं। ताओवाद हमें एक अलग दृष्टिकोण सिखाता है। अपना सर्वश्रेष्ठ दें और फिर अपनी पकड़ ढीली कर दें। इसे एक बीज बोने की तरह सोचें। आप मिट्टी तैयार करते हैं, उसे पानी देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उसे धूप मिले। ये आपका हिस्सा है। लेकिन आप बीज को जबरन अंकुरित होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप पौधों को तेजी से बढ़ाने के लिए उनकी पत्तियों को खींच नहीं सकते। आपको बस इंतजार करना होगा, प्रकृति को अपना काम करने देना होगा और ये भरोसा रखना होगा कि पौधा अपने समय पर बढ़ेगा। और जीवन के साथ भी ऐसा ही है।
आप तैयारी कर सकते हैं, सामने आ सकते हैं और अपना पूरा प्रयास दे सकते हैं। लेकिन एक बार जब आपने काम कर दिया तो परिणाम आपके हाथ से बाहर हो जाता है। मान लीजिए कि आप अपने ऑफिस के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, सावधानी से योजना बनाते हैं, घंटे लगाते हैं और इसे समय पर पूरा करते हैं। लेकिन फिर आपको फीडबैक मिलता है कि आपका काम नहीं चुना गया या क्लाइंट ने किसी और दिशा में जाने का फैसला किया। निराशा महसूस होना स्वाभाविक है, लेकिन क्या हो अगर आप उस मोह को छोड़ दें और कहें, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और यही काफी है। या किसी से अपनी भावनाएं व्यक्त करने की कल्पना करें। आप अपनी भावनाएं ईमानदारी से बताते हैं, लेकिन वे वैसा महसूस नहीं करते। क्या आप एक निश्चित परिणाम की आवश्यकता को छोड़ सकते हैं और ये भरोसा रख सकते हैं कि अगर ये नहीं तो कुछ और बेहतर आएगा? क्या हो अगर आप परिणाम की उम्मीद को ही छोड़ दें और ये मान लें कि अगर उनकी भावनाएं वैसी नहीं थीं जैसी आप उम्मीद कर रहे थे तो वहां खोने के लिए कुछ था ही नहीं? परिणामों से अलग होने, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप परवाह करना बंद कर दें। इसका मतलब है कि आप अपने कार्यों, अपने इनपुट, अपने प्रयास, अपनी उपस्थिति की गहराई से परवाह करते हैं, लेकिन आप अपनी खुशी या आत्मसम्मान को उस चीज से नहीं बांधते जो उसके बाद होती है। आप जीवन की नदी को वहां ले जाने देते हैं जहां उसे जाना है। यहाँ एक सरल तकनीक है जिसका आप अभ्यास कर सकते हैं। अगली बार जब आप कोई काम पूरा करें तो खुद से कहें, तारांकन, मैंने अपना हिस्सा कर दिया, अब मैं परिणाम को मुक्त करता हूँ। खुद को याद दिलाएं, आप अपने परिणाम नहीं हैं। सफलता या विफलता आपको परिभाषित नहीं करती है। जो मायने रखता है वो ये है कि आप सामने आए, अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और जीवन को आगे बढ़ने दिया। यही वू वेई का सार है। सावधानी से काम करें, लेकिन फलों से न चिपकें। इसलिए प्यार से काम करें, नियंत्रण की इच्छा छोड़ें और प्रक्रिया पर भरोसा रखें। यही ताओ का मार्ग है। आउटरो समापन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लेलिस्ट को जरूर देखें और सुंदर दार्शनिक ज्ञान का उपयोग करके सफलता और खुशी पाने में मदद करने वाले ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।